रद्द-ए-अमल तो इंडिया की तरफ से आ रहा है और इंडिया की तरफ से ऑफिशियल बेसिस पे भी रद्द-ए-अमल आ रहा है। अब जो रद्दोबदल की गई फौज के अंदर इंडिया की, तो उससे साफ पता चल गया कि पाकिस्तान दुश्मनी उनकी खुल के सामने आ गई। गजनफर साहब, जिस तरीके से भारत कश्मीर के मामले पर डील कर रहा है, बलोचिस्तान से कुलभूषण यादव पकड़ा गया, उसके बाद फिर फॉरेन ऑफिस का बयान, सरताज अजीज साहब का बयान, फिर फॉरेन ऑफिस का बयान, अब ये रद्दोबदल रॉ चीफ, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, सारे के सारे पाकिस्तान से रिलेटेड। और फिर इंडिया कहते हैं जी हम तो सेक्युलर स्टेट है, हम तो अमन चाहते हैं, हम तो टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। ये सारे दावे किधर जाते हैं? चेंज हुआ है, उन्होंने भी 4th नंबर पे जो ऑफिसर उसको आर्मी चीफ बनाया है और उसके ऊपर सवालात इंडिया में उठ गए हैं कि ये जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड अपॉइंटमेंट है और ये मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट नहीं की गई, जो नया आर्मी चीफ लगाया गया। वहाँ पे आईबी का भी चीफ चेंज हुआ है और वो राजीव जैन है जिसको आईबी के चीफ लगाया गया है और वो है पुलिस का बेसिकली ऑफिसर है। जहाँ तक ये रॉ चूँकि हमसे इतनी लिंक्ड रही, इम्पॉर्टेंट रही है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी कोवर्ट एक्टिविटीज़ हैं वो रॉ की तरफ से इनिशिएट होती रही हैं, तो हमने इस खबर को परसों ही 2 दिन पहले जब इंडिया का टॉपिक था तो मैंने आपको बताया था कि ये समरी गई हुई है और जो अनिल कुमार दुश्मने हैं वो रॉ का नया चीफ होगा। अब वो क्यों इम्पोर्टेंट हमने उसको बताया था, वो इसलिए बताया था कि उसकी बुनियादी तौर पे जो रॉ के अंदर जो रेप्यूटेशन है और जिसके ऊपर मोदी ने उसको सिलेक्ट किया है, एक तो वो जो अजीत कुमार डेविल का बहुत क्लोज है, जो पाकिस्तान के खिलाफ सारी सरगर्मियाँ गया और पाकिस्तान में बगैर वीज़े के आया था और नवाज शरीफ साहब के घर भी थे वो, एक तो वो है जिसकी ये रेपुटेशन है वहाँ पे कि ये बलूचिस्तान के मामलात में इसने गवादर सी पोर्ट जो है वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों को पैसे दे के और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कलबोशन के थ्रू करा के इसने उसको 6 साल डिले किया। फिर कहते हैं कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म जो है, और इसके ऊपर ये भी चीज़ आती है कि जो आईएसएस से जो लिंक किया था इसने अजीत कुमार डेविल ने वहाँ पे जाके सीरिया में जो लोगों से मिला था उसमें यह भी इसके साथ था। और तीसरी चीज़ कही थी कि बलूचिस्तान में जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट हो रही है और उस पर जितना पैसा लग रहा है और जो भुगती वहाँ पे बैठा हुआ है और जिसके सेफ हाउस में बैठा हुआ है वो भी अनिल कुमार दुश्मने से ताल्लुक है। और आपको पता है कि इंडियन मिनिस्ट्री में आरन काऊ का जो एक प्लान है जो उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की इंटरफेरेंस के बाद बनाया था बलूचिस्तान के बारे में, और वो उसने इंदिरा गांधी को प्रेजेंट किया था कि हम बलूचिस्तान में भी इस किस्म की एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो इंदिरा गांधी ने उस वक्त कहा था कि इस वक्त इंटरनेशनल हालात जो सूटेबल नहीं है ये काम करने के लिए, आप इसको पेंड रहने दें, हम किसी और टाइम पे इम्प्लीमेंट करेंगे ये जो बलोच ग्रुपों को और डेप्रीवेशन को और बाकी चीज़ों को जो एक्सप्लॉइट किया है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी, और ये जो है पाकिस्तान डेस्क पे भी और इंडियन जो कॉन्सुलेट है, इंडियन एम्बेसी में भी काम चुका है। तो हमारे यहाँ इस चीज पे जरा नजर रखने की जरूरत है कि इस किस्म के जो लोग ठीक है, अब ये चीजें सामने आ गई खावर साहब, अब इसके अंदर कोई डाउट नहीं रहा कि पाकिस्तान दुश्मनी खुल के सामने आ गई है। There is no doubt about that। अब पाकिस्तान का रिएक्शन इसके हवाले से, पाकिस्तान के प्रिकॉशनरी मेजर्स भी और ऑफेंसिव भी। अनिका, ये कब से हमें पता चला कि इंडिया की हमारी ये दुश्मनी खुल के सामने आ गई है? 1947 से आनवर्ड जब से दोनों ममालिक इंडिपेंडेंट हुए, पहले दिन से लेके आज तक तो इंडिया हमेशा हमारी दुश्मनी करता रहा है और हम भी इंडिया को एज एनिमी नंबर 1 अपना कंसीडर करते हैं। नहीं, हम भी हमेशा से इंडिया को अपना एनिमी नंबर 1 डिसीजन उनको बिल्कुल डिक्लेयर करते हैं, और हमारी जो पाकिस्तान आर्मी की सारी ट्रेनिंग है, डिप्लॉयमेंट है, वो हमेशा हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे फोकस रही है। सवाल अब ये पैदा होता है कि हमेशा से इंडिया को जब भी मौका मिला, 71 के अंदर मौका मिला, ईस्ट पाकिस्तान में हालात क्रिएट हुए, उनको इस्तेमाल करके उन्होंने अलहदा कर दिया। अभी भी बलोचिस्तान के अंदर जो हालात उनको नज़र आ रहे हैं कि जी वहाँ पे सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रही हैं तो उनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो उन्होंने ऐसा बंदा लिया है जो उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो वो करेंगे। वो हमेशा से करते आ रहे हैं, वो हमेशा से करते रहेंगे, और ये एनिमी कंट्रीज़ के दौरान हमेशा से रहा है। अनटिल अनलेस कि आप वो यूरोप की तरह कि आपके खिलाफ कोई यूरोपियन यूनियन बन जाए, आपके क्रॉस द बॉर्डर बिल्कुल फ्री है, आपके ताल्लुकात इस लेवल के हो जाएं कि यहाँ पे आपका ट्रस्ट लेवल बहुत हाई चला जाए, उससे पहले तक तो हमें हमेशा इस पे हमारे जो गॉड्स हैं हमेशा हमें उस पे रहना चाहिए, हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि कौन कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ पे किसकी क्या अपॉइंटमेंट है। प्रॉब्लम वहीं पे आ जाती है, क्या हम दाखिली तौर पर तैयार हैं इस सारे चैलेंज को फेस करने के लिए? उस पर देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर अंदरूनी जो मामलात हैं सियासी तौर पर स्पेशली, क्या वो इस लेवल के हैं कि हम इनको फेस कर सकें? वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर अचक जई साहब हैं, वो हमेशा बात करते हैं कि जी पंजाब के खिलाफ, आपको देखा होगा उनके बयान आते हैं पंजाब की ब्यूरोक्रेसी छा गई, पंजाब की मिलिट्री हमारे ऊपर सारा हुक्मरानी कर रही है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, और इस तरह की चीज़ें। प्रॉब्लम यहीं पे आ जाता है कि क्या हम ये सारे चैलेंजेस को
फेस करने के लिए तैयार हैं। पॉलिटिकली सबसे ज़्यादा बात है, मिलिटरीली तो हम हमेशा से फेस करते रहे हैं और हमारी आर्मी बिल्कुल ट्रेंड है, उसमें तो कोई और प्रॉब्लम वो नहीं आज भी हम जी। तैयार है। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और आज भी हम ये चैलेंजेस फेस करने को तैयार है, सियासतदान हो या मिलिट्री हो, इन मामलात के ऊपर हमेशा यकजान हो जाती है। और एक मुसलमान अफसर को छोड़कर एक आर्मी चीफ बनाया गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि कभी भी कोई मुसलमान आर्मी चीफ इंडिया में नहीं बन सकेगा। सेक्युलरिज्म के दावे भी धरे के धरे रह गए। लेकिन खावर साहब, आपने यूरोप का जिक्र किया, वहाँ ट्रेड बड़ी आराम से और एक तरह से फ्री ट्रेड टाइप है यूरोप के अंदर, यूरोपियन यूनियन में। और यूरोप ने हमें GSP प्लस भी दिया। लेकिन ट्रेड बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया? ट्रेड डेवलपमेंट, शायद ट्रेड बढ़ाने के लिए तो कुछ नहीं कर रही, एक्सपोर्ट्स कम तरीन सतह पर आ रहे हैं, लेकिन तनख्वाहें बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? खावर साहब, अरबों रुपए की बात आ गई। अनिका, जिस तरह हम आप पहले भी अपने प्रोग्राम्स में ट्रेड का हमेशा से जिक्र करते हैं, करना भी चाहिए कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट किस तरह गिर रही हैं। तो ये ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, 2006 के अंदर इसका ये मार्ज वजूद में आई थी। उसका बेसिक मकसद यही था कि मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं, बरामदात हैं, उनको किस तरह बढ़ाया जा सके। अभी जो लेटेस्ट उसके फैक्ट्स एंड फिगर चेक किए मैंने, तो उस इस साल का जो बजट है वो 1.1 अरब रुपये का है। लेकिन जब उसकी थोड़ी तफसील में जाते हैं कि ये जो 1.1 अरब रुपया है, इसकी स्पेंडिंग किस तरह होनी है, क्या वो वाकई जो मुल्क की हमारी बरामदात हैं उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होनी है। अब उसमें ज़्यादातर जो आपका 70 to 80% बजट है वो आपकी सैलरीज, आपके पर्सनल प्रिविलेजेस पे लगना है, और बाकी जो 3-3.5 करोड़ बाकी बच जाते हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं आपके फॉरेन ट्रिप्स के ऊपर। फॉरेन ट्रिप्स आपके मिनिस्टर साहब आपके फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, आपके सेक्रेटरी कर रहे हैं, और बाकी जो सीनियर आपके ऑफिसर्स हैं वो कर रहे हैं। और इसमें को 1000 के करीब एम्प्लॉइज़ हैं ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर। उसमें सिर्फ 50 वो मुलाजमीन हैं जिनका काम है बाहर मुमालिक के अंदर आपकी जो एग्जीबिशन है उसको अरेंज करना। आपका जो बाकी जो बजट बच जाता है, जिसको डेवलपमेंट बजट कहते हैं, उसका भी 90% जो है ये 50 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका काम ये रह गया कि आप इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। मुस्लिम मुबारक में जाके आपने जर्मनी में एग्जीबिशन लगा दी, आपने रशिया में लगा दी, आपने अमेरिका में लगा दी, आप किसी दूसरे मुल्क में जाके आप कहते हैं कि आप हमारे साथ ट्रेड करें। मामला ये है कि आपने अंदरूनी तौर पर आपने ये स्टडी किया कि आपकी एक्सपोर्ट्स वो कौन सी वो हैं जिसको आप दूसरे जाके मुमालिक में बेच सकें। इंडस्ट्री तो हमारी बैठ रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है कोई नहीं है, जो प्रोडक्ट्स बेचने वाली हैं वो तो आप तैयार नहीं कर पा रहे। तो ये जो सारे जो काम करने की जो आप कर रहे हैं, ये इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, उसका क्या उसका कोई जस्टिफिकेशन है या नहीं है? तो ये सारे मामलात हैं। सवाल यही पैदा हो जाता है कि ये जो इदारे हमने बना दिए वाइट एलिफेंट, उनको इतना बजट भी दिया जाता है, क्या उनकी कोई जस्टिफिकेशन है या नहीं है? अगर है तो उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है? यही सवालात हैं जो हमेशा हम रेज करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। जी, उठाते तो रहे हैं, लेकिन जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी सवाल पैदा होता है। अगले 2 सालों के अंदर 12 अरब 53 करोड़ रुपए लेने का फैसला कर लिया। पहले साल खावर साहब 6 करोड़ 63 करोड़ जो है 6 अरब 63 करोड़, दूसरे साल भी तकरीबन 6.25 अरब। तो ये कौम को फिर से कर्जे में डुबो रहे हैं। पहले कम है क्या? तकरीबन हर शख्स के ऊपर 1 लाख तो ऑलरेडी है। ये वो इशू है जो हम भी हाईलाइट कर रहे हो। मेरे ख्याल में इस पे अपोजिशन को और से ज़्यादा फोकस करना चाहिए सियासत के साथ साथ। उसकी वजह यह है कि ये डेट ट्रैप की बातें हैं अब पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर पाकिस्तान के हवाले से होना शुरू हो रही हैं। आपका जो मैंने पहले भी आप याद होगा एक प्रोग्राम में जिक्र किया था, आपकी जो डेट टू जीटीपी रेशियो है वो 60% नहीं बढ़नी चाहिए थी, वो अब 70 भी क्रॉस करने जा रही है। अब मामला ये है कि क्या आपके वसाइल इस काबिल हैं कि कल कलाम को आपको खुदा न खासा आपकी जो इकोनॉमिक हालात इस तरह के हो जाते हैं तो आप ये कर्जे से बाहर निकल सके। आपको याद होगा ये चौधरी सार ने अपनी एक मफरूज़ा पेश किया था अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जी खुदा न खासा किसी सीक्रेट मीटिंग के अंदर ये इशू डिस्कस हो रहा होगा जी हमने कर्जे उतारने के लिए अपने न्यूक्लियर जो सीक्रेट्स है उनको बेचना है, तो वो खबर लीक हो तो फिर वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला आएगा। असल मकसद यही है कि क्या उन्होंने जिस चीज़ तरफ रेफर किया था वो ये था कि मुल्क के जो इकोनॉमी के हालात हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये तो आप ऑन द रिकॉर्ड चीज़ है कि आपके कर्जे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, आपकी इकोनॉमी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही। पिछले हफ्ते भी प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गिर रही हैं, पिछले 4-5 महीनों के अंदर 20% गिरी हैं। आपने जो कर्जा पे करना है इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज को, IMF को, वर्ल्ड बैंक को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, वो आपकी जो 1 क्वार्टर की किस्त है वो $1.5 बिलियन $1.5 अरब होने जा रही है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? दरख्तों से तो नहीं आपने उतारना है, आपने इसी मुल्क से निकालना है ना। ऊपर से आप कर्जा लेते जा रहे हैं
और एक चीज और अनीका, क्योंकि अब 15-16 महीने के बाद अब हमने इलेक्शन में जाना है, तो जो भी गवर्नमेंट होती है, इससे पहले पीपल्स पार्टी ने भी ये किया था, उससे पहले शौकत अजीज की गवर्नमेंट ने भी ये किया था, वो करते ये हैं कि जितना कर्जा मिलता है वो उठाएंगे और लोगों को ये इंप्रेशन दें कि हम आपके लिए ये देखें कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके जा रहे हैं। लेकिन जो बेड़ा गर्क इकोनॉमी का होगा, जो उसके बाद मुझे आप और आम इमाम को जो इसका असर भुगतना पड़ेगा, वो फिर बाद में नजर आता है। यहाँ पे तो अभी नजर आना शुरू हो गया है कि एक आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आपकी जो कुव्वते खरीद है वो कम से कम होती जा रही है लोगों की, और आपकी 50% आबादी आपकी सतह गुर्बत से नीचे गिर गई है। 70% जो आपकी आबादी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उनको आपको अच्छी खुराक नहीं मिल रही इस वक्त। स्टंटिंग हो रही है, बिल्कुल ये बात सामने आ चुकी है। लेकिन अब बात यह है कि संजीदगी कितनी है। संजीदगी तो यह है कि एक जगह इकोनॉमी सफर कर रही है, दूसरी जगह इकोनॉमी के बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि डैम्स बनाए जाए, पानी का रिजर्व किया जाए, पानी से बिजली बनाई जाए और आम सारिफ तक पहुंची जाए। लेकिन